नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 दिसंबर का अंक लेकर के हाजिर हुए हैं। एक समय था जब रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विदेशों से हथियार या उपकरण आयात करने में खर्च होता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। बीते एक दशक में 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस किया, ताकि हमारी सेना विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़े हो। समाज ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल का ही ये नतीजा है कि आज देश की जमीनी सीमा हो या समुद्री सरहद हो या फिर वायु सीमा, न केवल सुरक्षित है बल्कि गलत निगाह उठाने वालों को पुरजोर जवाब देने में सक्षम है। इस बार नौसेना दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ही हमारी आवरण कथा है। आवरण कथा पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हम आपसे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और अब आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ये विचार। हमारी आदत हो गई थी, डिफेंस बजट कितना ही क्यों न हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है। डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था। अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने, और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। श्रोताओं, अब बात पत्रिका के अन्य प्रमुख समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर मेजर शैतान सिंह और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस पर विशेष सामग्री को भी इस अंक में शामिल किया गया है, और बैक कवर के रूप में बाबा साहब से जुड़े स्मारकों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने की पहल को अंक में शामिल किया गया है, जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। तो वहीं इनसाइड कवर में स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 4.0 को रखा गया है। फ्लैगशिप योजना में सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष और प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से इस अंक में शामिल किया गया है। देश भर के जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, सम्मान, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण, जागरूकता लाने के साथ साथ आदिवासी समाज को विकसित भारत के विकास में जोड़ने के लिए पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ही प्रभावी कदम उठाए हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव अब आदिवासी समुदाय के लोगों पर देखने को भी मिल रहा है। पीएम मोदी की पहल पर ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। केंद्र की वर्तमान सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि अब न सिर्फ जनजातीय समाज बल्कि अन्य समुदायों को भी जनजातीय विरासत पर गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की और करीब 6,640 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस समारोह में पूरे भारत से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग वर्चुअल रूप से शामिल हुए। वर्तमान सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। भारत ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मतलब महज कुछ षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना नहीं है, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से
मजबूत करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिससे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और मजबूत हो जाए। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आतंकवाद, आतंकवादी और इनके पूरे इकोसिस्टम से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी लेकर आ रहा है। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 10 वर्षों में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध ठोस रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री मोदी के सूत्र वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म को आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने स्वीकारा है। गृह मंत्रालय के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भावी नीति निर्माण के लिए ठोस जानकारी प्रस्तुत करना भी है। सम्मेलन का मुख्य फोकस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित कर विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान आतंकवाद निरोधी जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौती और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और देश भर में विभिन्न आतंकवादी निरोधी थिएटरों में आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को खत्म करने की रणनीतियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित रहा। इस सम्मेलन की पूरी जानकारी पत्रिका में शामिल है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक केंद्र की वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तेज गति से काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स का भी भूमि पूजन किया गया। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। बिहार में स्वास्थ्य से लेकर रेल, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के साथ साथ पूरा भारत प्रमुख विकास लक्ष्यों की प्रगति का साक्षी हो रहा है। पहले योजनाएं और परियोजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित थीं, लेकिन आज उन्हें सफलतापूर्वक वास्तविक रूप से लागू किया जा रहा है। देश विकसित भारत की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश का युवा वर्ग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं, परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। लोगों के कल्याण और राष्ट्र की सेवा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, गैस आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। दरभंगा में एम्स के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इससे पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के अलावा मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी लाभ मिलेगा। यही नहीं, नेपाल से भारत आने वाले मरीजों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी।
इन विकास परियोजनाओं से रोजगार और स्वरोजगार के कई नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार में किसानों, मखाना उत्पादकों और मत्स्य पालन क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मखाना उत्पादकों की प्रगति के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से किसानों का लाभ हुआ है। यही नहीं, मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखानों को जीआई टैग भी मिला है। सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया में एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित करना है। बिहार को मिली सभी परियोजनाओं की जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में और किसानों को अपने कृषि संबंधी कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक ओर मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता तो दूसरी ओर किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वित्तीय संकटों के कारण किसी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बाधा न आए। एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली बनाई गई है, जो अंतर संचालन योग्य और पूरी तरह से डिजिटल होगी। 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, जिससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ होगा। वहीं सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी निवेश को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों को पत्रिका में शामिल किया गया है। बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। 72 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। शारदा सिन्हा के बेटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। शारदा सिन्हा के एम्स में भर्ती रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां उनके इलाज में लगे रहे डॉक्टरों के संपर्क में रहे और उनके स्वास्थ्य का अपडेट लेते रहे। साथ ही वो परिजनों को भी उम्मीद बंधा रहे थे। अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को भी मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन उनका सुमधुर गायन हमेशा अमर रहेगा। बिहार कोकिला और पद्म भूषण शारदा सिन्हा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पत्रिका में विशेष रूप से शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।